गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सक्सेस पॉइंट इंडिया चैनल के जीके क्विज कार्यक्रम में। प्यारे अभ्यर्थियों, पिछले 2 दिन से क्लास में थोड़ा सा जो एक बैलेंसिंग सिस्टम था तो थोड़ा सा नहीं रहा। 2 दिन क्लास की अनुपस्थिति रही है, मैं भी अनुपस्थित रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने सक्सेस पॉइंट इंडिया चैनल के इस जीके क्विज कार्यक्रम में। और आज से आपको जीके क्विज का प्रसारण रोज़ाना सायं 8 बजे से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी और बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं आज की इस क्लास को। और आज की इस क्लास में आपके सामने पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार किस भाषा में लिपि में लिखी हुई हिंदी भारत की राजभाषा होगी। आपसे लिपि पूछी जा रही है कि कौन सी लिपि में लिखी हुई हिंदी भारत की राजभाषा होगी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार। और प्यारे अभ्यर्थियों, बात करें तो भारतीय संविधान का जो भाग 17 है, इस भाग 17 का जो अनुच्छेद है 343 का इसके तहत देवनागरी अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित है। क्लियर हुआ? यानी कि आपके भारतीय संविधान का भाग 17 जो है, 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक ये भारत की राजभाषा से संबंधित है। कौन सी राजभाषा से संबंधित है बात करेंगे इस पर हम, ठीक है। लेकिन बात करें तो जिस हिंदी भारत की राजभाषा होगी तो देवनागरी लिपि में अगर हिंदी लिखी हुई होगी तो वो भारत की राजभाषा होगी। तो यहाँ पे आपका पहला उत्तर सही होगा, ए ऑप्शन का, यानी देवनागरी लिपि को कहा गया है। अब बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो अनुच्छेद 343 से लेकर के अनुच्छेद 351 तक जो भाषाओं का जो वर्णन किया गया प्यारे अभ्यर्थियों, इनमें से कहा गया है कि इन्हें जो भाषा है तो इन भाषाओं को प्यारे अभ्यर्थियों 4 शीर्षक में विभाजित किया गया है। बात करें तो पहला जो शीर्षक है वो है संघ की भाषा, कि संघ की भाषा कैसी होगी। दूसरा शीर्षक लिया गया है क्षेत्रीय भाषा का, कि क्षेत्रीय भाषा कैसी होगी। न्यायपालिका की जो विधि है, इस न्यायपालिका की विधि की भाषा कैसी होगी। और सामान्य निर्देशों की भाषा होगी, ठीक है। जो सामान्य निर्देश हैं, जो विशिष्ट निर्देश हैं, इनकी भाषा क्या होगी, ठीक है। तो ये 4 शीर्षक लिए गए हैं, संघ की भाषा, क्षेत्रीय भाषा, न्यायपालिकीय विधि की भाषा और फिर सामान्य निर्देशों की भाषा। 4 शीर्षक लिए गए हैं प्यारे अभ्यर्थियों। पहले प्रश्न का सही उत्तर है देवनागरी। क्लियर हुआ? अगले प्रश्न पर आएंगे। अरावली पर्वतमाला भारत के निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। हरियाणा, गुजरात, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र, ठीक है। और यहाँ पे सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों की अरावली जो पर्वतमाला है वो भारत के महाराष्ट्र से होकर के नहीं गुजरती है। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका प्यारे अभ्यर्थियों बिल्कुल क्लियर होगा, महाराष्ट्र से होकर के नहीं गुजरती है। अरावली पर्वतमाला की बात करें तो भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है आपकी अरावली पर्वतमाला प्यारे अभ्यर्थियों। इसका जो सर्वोच्च शिखर है, आपके अरावली पर्वतमाला का जो सर्वोच्च शिखर है, जिसे गुरु शिखर के नाम से जानते हैं, जो कि 1722 मीटर ऊंचा है, माउंट आबू की, राजस्थान में माउंट आबू की पहाड़ियों पर स्थित है ये गुरु शिखर प्यारे अभ्यर्थियों। दिल्ली के निकट इसे रासीना हिल्स के नाम से जाना जाता है। रासीना हिल्स की संज्ञा दी गई है अरावली पर्वतमाला को। कहते हैं कि जो राष्ट्रपति भवन है वो इसी रासीना हिल्स पर ही स्थित है आपका। क्लियर हुआ? अगले प्रश्न पर आएंगे और अगला प्रश्न है कि पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। ये पूछा जा रहा है आपसे पूछा गया है ये कि पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। वल्लभाचार्य, कबीर, शंकराचार्य या फिर रामानुज। और यहाँ पे बात करेंगे प्यारे अभ्यर्थियों तो पुष्टि मार्ग नामक जो भक्ति संप्रदाय जो चलाया था वो प्यारे अभ्यर्थियों इतिहास में भक्ति आंदोलन के दौरान हमने पढ़ रखा है कि जो वल्लभाचार्य थे, वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय को चलाया। बात करें वल्लभाचार्य की तो प्यारे अभ्यर्थियों वल्लभाचार्य का जन्म 1479 ईस्वी में वाराणसी में हुआ। ये शुद्ध अद्वैतवाद के प्रबल समर्थक थे प्यारे अभ्यर्थियों। रुद्र संप्रदाय को मानने वाले और वैष्णव धर्म के महान संत वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय की स्थापना की थी प्यारे अभ्यर्थियों। पुष्टि मार्ग की बात करें तो इस पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय में श्री कृष्ण को परम ब्रह्म माना गया है। भगवान श्री कृष्ण को परम ब्रह्म माना गया है। तो जो पुष्टि मार्ग के अनुयायी हैं वो परम ब्रह्म किसको मानते हैं? वो परम ब्रह्म मानते हैं भगवान श्री कृष्ण को। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए तो फिर अगले प्रश्न पर आते हैं। और अगला प्रश्न है कि भारत में चिपको नारा पारिस्थितिकी की स्थायी अर्थव्यवस्था है। पारिस्थितिकी की स्थायी अर्थव्यवस्था है, ये नारा किसने गढ़ा था? चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, श्यामा प्रसाद बहुगुणा या फिर बचनी देवी। किसने मतलब कि चिपको आंदोलन के दौरान ये पारिस्थितिकी की स्थायी अर्थव्यवस्था है, ये नारा किसने गढ़ा था प्यारे अभ्यर्थियों? तो बात करें सही उत्तर की तो सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों आपका सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होता है प्यारे अभ्यर्थियों।
बात करें तो देखिए, पर्यावरण के प्रति अपना सर्वस्व जीवन अर्पित करने वाले महान पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, जिनका जन्म 9 फरवरी 1927 को उत्तराखंड में हुआ था। तो चिपको आंदोलन का इन्हें प्रमुख नेता माना गया है, क्योंकि उत्तराखंड में इन्हीं के अथक प्रयासों से उत्तराखंड में 15 वर्षों तक पेड़ों की कटान पर प्रतिबंध लग गया था। पेड़ों की कटान बंद कर दी थी वहाँ की उत्तराखंड सरकार ने। ठीक है, अब बात करें प्यारे व्यक्तियों चिपको आंदोलन, तो देखिए जैसे ही कुछ मतलब कि कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार या कुछ लकड़हारे जैसे लकड़ी काटने के लिए जाते थे, तो जो कटाई प्रमुख रूप से आप देख रहे हो अपने क्षेत्र में भी कटाई बहुत भारी मात्रा में पेड़ों की जो अवैध कटाने हैं प्यारे व्यक्तियों, तो यहाँ पे लोग क्या करते थे कि पेड़ जैसे ही काटते थे ना, तो लोग पेड़ में चिपक जाते थे, उनकी रक्षा करते थे, रक्षा सूत्र बांध देते थे प्यारे व्यक्तियों। ठीक है, तो इस कारण इसे चिपको आंदोलन कहा गया था। और चिपको आंदोलन के प्रमुख रूप से जो नेता हैं वो सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पर आएंगे, क्षय रोग या टीबी रोग किसके कारण होता है। देखिए आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया, प्रोटोजोआ, कवक, वायरस और बैक्टीरिया किसके कारण होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो क्षय रोग या टीबी रोग होता है ये बैक्टीरिया के कारण होता है प्यारे अभ्यर्थियों। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसका बैक्टीरिया का नाम है प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो टीबी जो है तो एक गंभीर संक्रामक और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, जो सीधे आपके जो है तो फेफड़ों को प्रभावित कर देती है। ठीक है, लंग्स इसमें इफेक्ट होते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो ये आमतौर पर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होती है। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो 24 मार्च को हम विश्व क्षय दिवस मनाता है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ अपना ये क्या करता है, क्षय रोगियों के लिए क्या करता है, विश्व क्षय रोग दिवस मनाता है। क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाइए। तो भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु योग्यता क्या होती है। भारत की जो राष्ट्रपति हैं इनके लिए न्यूनतम आयु योग्यता क्या होती है, यूपीएससी 2019 में पूछा गया। 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष क्या होती है प्यारे अभ्यर्थियों। तो बात करें तो देखिए सही उत्तर की, तो सबसे पहले तो सही उत्तर अगर देख लें तो सबसे पहले तो होता है सी ऑप्शन आपका क्लियर है, यानी 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 35 वर्ष ही होनी चाहिए। और बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो भारतीय संविधान के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 58 के अनुसार यह कहा गया है जो पात्रता संबंधी जो शर्तें होती हैं राष्ट्रपति के लिए, उसमें ये कहा गया सबसे पहले तो देखिए वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, 35 वर्ष की आयु वो पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, यानी कि अगर वो कहीं से लोकसभा का अगर चुनाव भी लड़े तो जीतने का मादा रखता हो वो कैंडिडेट। ठीक है, और चुनाव के समय में वो किसी प्रकार का भी सरकारी लाभ का पद धारण ना किए हो, कोई सरकारी नौकरी ना करता हो या अन्य किसी प्रकार का लाभार्थी ना हो सरकारी। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र न्यूनतम 35 वर्ष हो वो राष्ट्रपति के लिए आवेदन कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। क्लियर हुआ। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। और अगला प्रश्न है कि रसोई के बर्तनों में नॉन स्टिक कॉटिंग के लिए निम्न में से कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है। आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा गया कि रसोई के बर्तनों में नॉन स्टिक कॉटिंग के लिए निम्न में से कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है। बेकेलाइट, टेफ्लॉन, फिनॉल या फिर पॉलीथीन। कौन सा उत्तर सही है प्यारे अभ्यर्थियों, सभी लोग कमेंट करिएगा। और यहाँ पे बात करें कि रसोई के बर्तनों में जो नॉन स्टिक जो कॉटिंग होती है प्लास्टिक की, वो कौन सी धातु होती है, तो प्यारे अभ्यर्थियों कौन सी प्लास्टिक होती है, तो वो होती है प्यारे अभ्यर्थियों आपकी टेफ्लॉन। कौन सी होती है, टेफ्लॉन। यानी टेफ्लॉन की बात करें तो प्यारे अभ्यर्थियों टेफ्लॉन आपका बी ऑप्शन सही है। बात करें तो देखिए एक संश्लेषित आपका एक फ्यूरो बहुलक है। टेफ्लॉन आपका एक संश्लेषित फ्यूरो बहुलक है। इस पर ऊष्मा, अम्ल तथा क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो यह विद्युत धारा का कुचालक होता है। इसका उपयोग निकाय की सतह को ढकने और गैर चिपकने वाले गुणों को संचारित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यही कारण है कि जो नॉन स्टिक जो सिल्वर कॉटिंग होती है, तो अगर एक तरीके से देखा जाए टेफ्लॉन है उसमें, तो टेफ्लॉन तो प्लास्टिक है ना, और प्लास्टिक जो है ना तो वो जल जाएगा आग के ऊपर, अगर रखेंगे तो जल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कारण इसका यह है कि यह निकाय की सतह को ढकने और गैर चिपकने वाली वस्तुओं के गुणों को क्या करता है, संचारित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है प्यारे अभ्यर्थियों। तो हमेशा देखिएगा जो ब्लैक कलर के जो नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं वो आपके टेफ्लॉन के बने होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर आइए। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है आपसे प्यारे अभ्यर्थियों यूपीपीएससी 2020 में। कौन सही सुमेलित नहीं है, यूपीसीआर लखनऊ, IARI नई दिल्ली, IVRI कानपुर या फिर NDRI करनाल। और यहाँ पे बात करें तो सही उत्तर की, तो सही उत्तर है प्यारे अभ्यर्थियों आपका IVRI कानपुर। ये आपका सही सुमेलित नहीं है। IVRI आपका सही सुमेलित नहीं। चलिए सबसे पहले तो इन सबकी बात कर लेते हैं, यूपीसीआर है क्या प्यारे अभ्यर्थियों। तो देखिए यूपीसीआर क्या है, तो देखिए उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, यूपीसीआर। ठीक है, UPCAR कहते हैं इसे, उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसका जो मुख्यालय है प्यारे अभ्यर्थियों ये आपका लखनऊ में स्थित है। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों IARI, जहाँ कहते हैं इसे IARI इंडियन
एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट प्यारे अभ्यर्थियों दिल्ली में स्थित है। IVRI की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों, जो कि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही मेल नहीं खा रहा है, तो IVRI की बात करें तो इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि प्यारे अभ्यर्थियों इज्जत नगर बरेली में स्थित है, कानपुर में नहीं है, इसलिए इसको हमने हटा दिया है यहाँ से, ठीक है, यानी सही सुमेलित नहीं है। और NDRI की प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो NDRI होता है आपका नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि आपके हरियाणा के करनाल में स्थित है, ठीक है प्यारे अभ्यर्थियों। इसकी स्थापना 1923 में करवाई गई थी NDRI की। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पर आ जाएं। तो अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? चना, मसूर, अरहर, मूंग। और सही उत्तर की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो मूंग आपका बिल्कुल सही उत्तर है। निम्न फसलों में किसकी अवधि सबसे न्यूनतम है? तो मूंग की फसल सबसे न्यूनतम है। 60 दिन में उत्तर प्रदेश में मूंग की फसल 60 डेज में तैयार कर दी जाती है। खरीफ और जायद की फसलों में शामिल किया जाता है, इसीलिए मूंग को प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें मसूर और चना की, तो मसूर और जो चना है इनको तैयार होने में लगभग 90 दिन का वक्त लगता है, तो वहीं प्यारे अभ्यर्थियों अरहर को तैयार होने में 260 दिन का समय लगता है, ठीक है, 260 दिन, ठीक है। मूंग की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो 60 दिन, ठीक है। अरहर की बात करें तो 260 दिन, और चना और मसूर की बात करें तो 90 दिन, ठीक है, 90 डेज। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? गौतम गंभीर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह या फिर राहुल द्रविड़। और प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच आपके गौतम गंभीर को नियुक्त किया गया है, जिन्होंने हाल ही में राहुल द्रविड़ की जगह मतलब की ली है। 9 जुलाई 2024 को प्यारे अभ्यर्थियों BCCI के जो सचिव हैं जयसाय द्वारा घोषित गंभीर का जो कार्यकाल है, गौतम गंभीर का जो कार्यकाल होगा वो 3 वर्षों के लिए होगा प्यारे अभ्यर्थियों। इनका कार्यकाल श्रीलंका और भारत के दौरे से ही शुरू हो जाएगा प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें गौतम गंभीर के कार्यकाल में, तो गौतम गंभीर अपने कार्यकाल में 2024 में चैंपियंस ट्रॉफी, 2026 में T20 का वर्ल्ड कप और 2027 में वनडे वर्ल्ड कप में क्या करेंगे कि अपनी टीम की देखरेख करेंगे। 3 साल का समय है इनके पास में, ठीक है, यानी कि इन्हें 3 साल के लिए इन्हें गौतम गंभीर को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। क्लियर है? अगले प्रश्न पर आएंगे। 2024 के ओलंपिक के लिए भारत का सेफ डी मिशन किसे चुना गया है? 2024 के ओलंपिक के लिए भारत का सेफ डी मिशन किसे चुना गया है प्यारे अभ्यर्थियों? और बात करें सही उत्तर की, तो सही उत्तर है आपका गगन नारंग, ठीक है, गगन नारंग की बात करेंगे। हालांकि ये गगन नारंग ने ये जो जगह है प्यारे अभ्यर्थियों सेफ्टी मिशन के लिए मैरी कॉम से ली है। मैरी कॉम ने स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के कारण यह जो है तो अपना पद गगन नारंग को दिया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों ओलंपिक के सेफ्टी मिशन के बारे में, तो सेफ्टी मिशन का जो मुख्य चुना गया है तो वो प्यारे अभ्यर्थियों आपके गगन नारंग है। गगन नारंग ने प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो इन्होंने 2012 में कांस्य पदक विजेता थे गगन नारंग, और 2024 में ओलंपिक के लिए भारत के सेफ्टी मिशन के रूप में इन्होंने मैरी कॉम की जगह ली है। मैरी कॉम ने यह पद स्वास्थ्य समस्याओं के कारण छोड़ा है प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों पेरिस ओलंपिक की, तो पेरिस ओलंपिक का आगाज 26 जुलाई से पेरिस में शुरू होगा, जो कि 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त तक अनवरत रूप से चलता रहेगा, ठीक है। अब प्यारे अभ्यर्थियों ये था हमारा आज का कुछ का कार्यक्रम। बात करते हैं आज के सवाल कार्यक्रम की। तो आपके सामने आज का सवाल है प्यारे अभ्यर्थियों कि किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत मित्र वन की स्थापना की घोषणा की है। एक बार रिपीट कर रहा हूं प्यारे अभ्यर्थियों कि किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत मित्र वन की स्थापना की घोषणा की है? ओडिशा सरकार, बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार या फिर तेलंगाना सरकार? प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर कमेंट करिएगा हमें। मिलते हैं आपसे कल बिल्कुल इसी समय इसी क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, शुभ रात्रि।